नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं इंडिया ईयर बुक 2020 के एमसीक्यूज। काफ़ी ज़्यादा छाने गए क्वेश्चंस हैं ये, 1 से लेकर 20 तक मैं ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, उसको आप बिल्कुल देखिए। यहाँ पे इसके आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए मैं आपको इसको आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा आपको बता दूँ कि हमारे पेड ग्रुप चलते हैं। इन 2 नंबरों पे आप कॉल कीजिए और पेड ग्रुप के बारे में पूरी जानकारी लीजिए। उसके अलावा टेलीग्राम पे आप @स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज खोजिए, उसको बिल्कुल ही ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। सबसे अच्छी चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूपीएससी प्री 2020 के लिए 100 डेज़ का क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है। आप इन 2 नंबरों पे कॉल करें, सारी जानकारी आपको इसके बारे में मिल जाएगी। 21 जून से लेकर के 4 अक्टूबर तक ये हमारा फुल पेड ग्रुप होगा और फुल पेड ग्रुप के जो चार्जेस हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, 13,000 रुपये का है। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो लगभग 5,000 इसमें आपको रुपए लगेंगे और 40 टेस्ट मिलेंगे और 4,000 टॉप क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसको बिल्कुल ही आप इन दोनों नंबरों पे कॉल कीजिए, सारी जानकारी लीजिए और बिल्कुल ही आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यही जो चीज़ है आपको अब की बार के यूपीएससी में आगे निकाल सकती है। नेक्स्ट, चलिए अब काफ़ी बातें हो गई, इसको हम आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 21 से जो भी इंडिया ईयर बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 से हम शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सही है? पहले जो बात कही जा रही है उसमें कि कोई भी बॉडी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी नोटिफिकेशन के द्वारा अगर एस्टेब्लिश की गई है तो वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत आएगी। दूसरा है कि अगर कोई भी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एस्टेब्लिश की गई है तो वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत आएगी। तीसरा है कि अगर कोई भी एनजीओ जिसको फिनांस किया जाता है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो भी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अधीन आएगा। चौथा है कि भारत की सिक्योरिटी को हम जानते हैं कि सबसे पैरामाउंट रखा जाता है। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट अगर इसमें लगा दिया गया तो कई सारे लोग ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि वो क्वेश्चन हमारी सुरक्षा के लिए कई सारे इन्फॉर्मेशन हमारे दुश्मनों को दे देगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए किसी भी सिंगल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन को राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के परव्यू के अंदर नहीं रखा गया है। अब आपको इसका आंसर बताना है। सेलेक्ट द करेक्ट कोड। ए है 1 2 3, बी 1 3, सी 2 3 और डी ऑल ऑफ द अबव। देखिए आप पाएंगे कि 3 जो है सभी में है, इसका मतलब ऑब्वियस है कि 3 सही है। 2 हम जानते हैं कि अगर कोई भी निकाय कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत स्टैब्लिश किया गया है, हमारे संविधान के अंतर्गत स्टैब्लिश किया गया है, तो वो बिल्कुल ही इसके परव्यू में आएगा। दूसरा भी हमारा सही हो गया। पहला, अगर कोई भी केंद्र सरकार अपनी अधिसूचना या आदेश पे कोई भी बॉडी निकाय को स्टैब्लिश करती है तो वो भी इसके अंतर्गत आएगा। चौथे के बारे में डिस्कस करने की जरूरत है। देश की सुरक्षा को बिल्कुल ही पैरामाउंट रखा जाता है, लेकिन क्या राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत ही आता है? मान लीजिए कि अगर फौज में भी कोई चीज़ ऐसा करप्शन हो रहा है तो वो तो बिल्कुल ही आएगा। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं और इसके साथ ही आपको आंसर थोड़ा सा अच्छी तरह से बता दूंगा कि क्या क्या जो है डिफेंस के बारे में वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत आएगा, क्या नहीं आएगा। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए। अब ए में स्टेटमेंट 4 जो है वो गलत है, मतलब ए में 1 2 3 है, बिल्कुल ही सही हुआ। अब 4 के बारे में क्या गलत है आप जान लीजिए। कहा गया है कि आरटीआई का एक्ट जो है वो किसी भी इंटेलिजेंस या सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, जासूसी या किसी भी सुरक्षा के ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर नहीं लागू होता है। जो भी सेकंड शेड्यूल ऑफ एक्ट जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का राइट टू इन्फॉर्मेशन का, उसके अंतर्गत जिसको भी रखा जाता है वो नहीं आता। लेकिन अगर इनके बारे में कोई भी करप्शन वाली चीज़ें हैं तो वो बिल्कुल ही राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के परव्यू के अंदर आएंगी। अब इसके अलावा 2 ऑर्गेनाइजेशन हमारे ऐसे भी हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आप डिफेंस रिसर्च ले लीजिए या फिर डीआरडीओ ले लीजिए या फिर बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बीआरडीबी ले लीजिए। इनको सेकंड शेड्यूल ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत रखा गया है। इसका मतलब कि आप डीआरडीओ के बारे में, डिफेंस रिसर्च के बारे में और बॉर्डर रोड्स डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में कोई भी जानकारी आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत नहीं ले पाएंगे। बाकी सभी के बारे में, चाहे इंडियन एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, उसमें अगर कोई भी करप्शन से रिलेटेड चीज़ें हैं तो बिल्कुल ही आप वहाँ पे आरटीआई 2005 के अंतर्गत सारी जानकारी ले पाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा बात कहा गया था कि इससे संबंधित कोई भी मुद्दा सूचना के अधिकार कानून 2005 के दायरे में नहीं आएगा, तो ऐसी बात नहीं है।
आपको अपवाद मिल गए हैं जो नहीं आएंगे, बाकी सारी अगर कहीं पे करप्शन हो रहा है तो उसके अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। भारत की राजभाषा, ध्यान दीजिए मैं यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो भारत की राजभाषा के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए पहला कथन जो है, हिंदी भारत की मातृभाषा है। हम सभी लोग सुनते आए हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, और शायद अगर आपको लगता है तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से सोचिए, तब तक हम आंसर पे आते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है, किसी भी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा भारत की राजभाषा होगी। मान लीजिए कि आप सोशल मीडिया पे कहीं पे कुछ लिखते हैं तो इंग्लिश में ही आप हिंदी की बातों को लिखते हैं। जैसे मैं घर आ रहा हूँ तो आप लिखेंगे MAI, उसके बाद स्पेस देकर के GHAR। तो अगर वैसे भी अगर आपने हिंदी लिख रखी है, भले ही उसकी स्क्रिप्ट जो है वो दूसरी है, तब भी वो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया है। इसके बारे में भी आप सोचिए कि ये सही है गलत है। तीसरा है, इंग्लिश इज ऑफिशियल वर्क, जो किसी भी सरकार के राजकीय कामों के लिए इंग्लिश जो है इंडेफिनिट पीरियड के लिए यूज़ की जाएगी जनवरी 25, 1965 के बाद से। मतलब कि हिंदी तो जो है राजकीय कार्यों के लिए यूज़ की ही जाती है, उसके अलावा इंग्लिश भी यूज़ की जा सकती है, और कब तक की जाएगी इसके बारे में कुछ नहीं दिया गया, मतलब कि इंग्लिश यूज़ होती रहेगी। जो चौथा स्टेटमेंट वो ये है कि एक एपेक्स पॉलिसी मेकिंग बॉडी है जिसको कि हम केंद्रीय हिंदी समिति कहते हैं। इसके जो चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, और यही जो है पूरी गाइडलाइंस देती है कि हिंदी को कैसे प्रसारित किया जाए या कैसे धीरे धीरे उसका ज़्यादा यूज़ कराया जाए। आपने चारों स्टेटमेंट देख लिए, अब आपको बताना है कि करेक्ट कोड कौन सा इसमें से सही है। देखिए ए में है 1 2 3, बी में है 1 3, सी है 3 4 और डी है ऑल ऑफ द अबव। इसको डिस्कस करने से पहले एक बात ध्यान में रख लीजिए कि हिंदी भारत की मातृभाषा नहीं है। हो सकता है आप में से कई सारे हिंदी भाषी हों जिनको ये सारी बातें बुरी लगें, लेकिन आपको इससे पहले आपको जानना चाहिए कि क्यों नहीं है। क्योंकि सीधी सीधी बात है कि 2011 का जो सेंसस हुआ था, जनगणना हुआ था, उसमें यह बात कही गई थी कि मदर टंग या मातृभाषा होती क्या है। बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म के समय बच्चे के माँ की जो भाषा हो, या अगर जन्म के समय ही माँ की मृत्यु हो जाए तो बच्चा अपने बचपन में जिस भी परिवार में रहता हो, उस परिवार के हाउस होल्ड जो भी लोग जो भाषा बोलते हैं उसको हम कहते हैं मातृभाषा। अब भारत में विविधता है राज्यों की, जहाँ पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो जहाँ पे हिंदी बोली ही नहीं जाती उसको आप कैसे कह सकते हैं कि हिंदी जो है वह पूरे भारत की मातृभाषा है। अब अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो भारत में 43.63% लोग, 43.63% लोग जो हैं वो हिंदी को मातृभाषा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह हमारी मदर लैंग्वेज नहीं है और ना ही यह राष्ट्रीय भाषा है। बहुत सारे लोग इस बात में डाउट में रहते हैं। बहुत ही अच्छा है, राष्ट्र प्रेम बहुत ज़रूरी है, लेकिन सही जानकारी भी होनी चाहिए। तो हिंदी ना हमारी मदर लैंग्वेज है, मातृभाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा नहीं है, क्या है फिर? यह हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, और इसके साथ ही इंग्लिश जो है काफ़ी लंबे समय तक यूज़ की जाएगी। बाकी तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा 1 2 3 हो गया, राइट। अब जो दूसरा एक स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। किसी भी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा भारत की राजभाषा होगी। देखिए स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन सी था ना, तो सी में हम देखें तो 3 और 4 ही सही है, मतलब कि 1 2 गलत होगा। 1 के बारे में आपने जान लिया कैसे गलत है। 2 के बारे में हम फिर से बात करते हैं कि मान लीजिए कि अगर आप सोशल मीडिया पे कहीं पे लिखते हैं कि मैं घर जा रहा हूँ, MAI स्पेस GHAR और फिर घर फिर स्पेस फिर JA, तो इस तरह से अगर आप हिंदी को लिखते हैं तो वो हमारी राजभाषा वाली हिंदी नहीं है। हिंदी तभी राजभाषा है जबकि वो किस भाषा में, देवनागरी लिपि में अगर वो लिखी गई है तभी राजभाषा है, मतलब कि 2 भी है हमारा गलत हो गया। सही ऑप्शन हमारा सी हुआ, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द स्टेट्स इन इंडिया, कि भारत में राज्यों के बारे में कौन से कथन सही है। अब पहला कथन आप देखिए कि नए नोटिफिकेशन के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया नोटिफिकेशन दिया है कि सारे स्टेट जो होंगे 26 जनवरी 2022 के बाद से बाई कैमरल सिस्टम को, मतलब कि द्विसदनात्मक व्यवस्था को वो फॉलो करेंगे। द्विसदनात्मक व्यवस्था क्या है? जैसे आप पाएंगे कि सेंटर में एक लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, वैसे ही कई सारे राज्यों में, इनफैक्ट बहुत प्रिसाइजली तरीके से मैं आपको बता दूं कि भारत के अभी तक के 6 राज्यों में जो है आप पाएंगे कि विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। ऐसे पूरे 28 राज्यों में होना है। क्या यह बात सही है? क्या इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन है? सोचिए,
दूसरा है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन गवर्नर। किसी भी राज्य के अंदर जो पूरी कार्यकारिणी शक्ति है वो गवर्नर के अंदर, राज्यपाल के अंदर होती है। इसके बारे में भी सोचिए। तीसरा है ओनली इंडियन सिटीजन अबव 30 ईयर्स ऑफ एज आर एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू द ऑफिस ऑफ गवर्नर। कोई भी भारतीय नागरिक अगर वो 30 साल से ऊपर का है तो वो गवर्नर बन सकता है, मतलब कि अगर वो दूसरे शर्तों को पूरा करता हो तो इसके बारे में भी सोचिए कि क्या यह सही है या नहीं है। तीसरा हम देखते हैं कि इंडियन सिटीजन कैन ओनली ट्वाइस बी अपॉइंटमेंट टू द ऑफिस ऑफ गवर्नर। मान लीजिए कि आप एक बार गवर्नर बन गए, दूसरी बार बन गए, तीसरी बार आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। क्या हमारे संविधान में ऐसा कुछ है? चलिए अब आंसर देखते हैं। तो देखिए करेक्ट कोड क्या है हमारा, करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी, मतलब कि खाली जो है ऑप्शन हमारा ओनली 2 जो है वो ही सही है। अब सिर्फ 2 सही है, इसका मतलब कि बाकी सारे गलत क्यों हैं, इसके बारे में भी हम थोड़ा यहाँ पे देख लेंगे। तो देखिए 2 तो 1 के बारे में 26 जनवरी 2022 के बाद से सभी भारतीय राज्य द्विसदनात्मक या फिर बाई कैमरल होंगे। ऐसा कोई भी इस टाइप का नोटिफिकेशन आया ही नहीं है, बस ऐसे ही यहाँ पे लिख दिया गया है। दूसरा है राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। कोई भी एग्जीक्यूटिव वर्क है वो बिल्कुल ही राज्यपाल में निहित है, यह सही है और यही हमारा डी ओनली 2 ऑप्शन सही है। तीसरा हम देखते हैं कि अगर भारतीय नागरिक कोई है 35 साल से अबव है तभी जाकर के वो राज्यपाल के पद पर नियुक्त हो सकता है। तो यहाँ पे हमने 30 लिख रखा है इसलिए गलत हो गया। चौथा क्या है, एक भारतीय नागरिक जितनी बार मन करे, अगर बाकी शर्तों को वो पूरा करता है, 35 साल से ऊपर का है, तो जितनी बार मन करे वो राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए पद पर नियुक्त हो सकता है। हमारे संविधान में 2 बार वाली ऐसी कोई बात नहीं कही है। तो सही आंसर क्या हुआ, डी ओनली 2। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे 24 देखिए कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, कौन सी बातें सही हैं। ओनली द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड यूटी ऑफ पुडुचेरी हैज़ लेजिस्लेटिव असेंबली। इससे पहले ये बात होती थी कि सिर्फ दिल्ली में और जो पौंडीचेरी या अभी का जो पुडुचेरी है के केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब कि वहाँ पे एक चीफ मिनिस्टर होगा और पूरी एक विधानसभा होती थी। अभी क्या है, अभी और किसी दूसरे केंद्र शासित प्रदेश में है या नहीं, आप सोचिए। दूसरा है देयर आर टोटल ऑफ 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। भारत में टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और जो जम्मू और कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश ये नए शामिल हुए हैं। तीसरा है कि गवर्नर ऑफ पंजाब जो है वही कंकरेंटली जो होता है एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़ होता है। चंडीगढ़ को हम जानते हैं कि वो यूटी है, उसके अलावा वो हरियाणा और पंजाब की राजधानी भी है। तो जो भी चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो पंजाब का गवर्नर ही होगा। यह बात सही है नहीं है, आपको हम आगे बताते हैं। फोर्थ है कि जो लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश है उसमें सिर्फ एक ही जिला है। चलिए आपको मैं आंसर बताता हूँ सही क्या है। सेलेक्ट द करेक्ट कोड्स। करेक्ट कोड देखिए आप यहाँ पे बी है, मतलब 2 और 3 सही है, हमारा 1 और 4 गलत है। 1 और 4 भाई क्या गलत है, चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 1 और 4 में क्या गलत है, यहाँ पे दिया है कि सिर्फ दिल्ली और पौंडीचेरी में ही विधानसभा होगी। जी नहीं, जम्मू और कश्मीर जो है अभी नई यूटी बनी है उसमें ये प्रावधान है कि वहाँ पे भी एक विधानसभा होगी। 4 के बारे में हम देख लेंगे। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक जिला नहीं है, 2 जिले हैं। पहला एक हो गया हमारा लेह और दूसरा हो गया कारगिल, तो ये 2 जिले हो गए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत में इलेक्शन कमीशन जो चुनाव वगैरह कराता है, चाहे वो सेंटर का हो स्टेट का हो, स्टेट में उसके लिए अलग होते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे कि कौन सी बातें सही हैं। देखिए इट इज़ अ परमानेंट इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यह बिल्कुल ही स्वतंत्र कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, किसी के अधीन नहीं आती है। हिंदी में कहें तो अस्थायी स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। दूसरा देखिए कि निर्वाचन आयोग की स्थापना 1951 में हुई थी और इसने 25 अक्टूबर 1951 से लेकर के 21 फरवरी 1952 से पहले जो भी आम चुनाव हुआ था भारत में पहली बार, उसको कराया था। ठीक है, तो दूसरे के बारे में भी आप विचार कीजिए। तीसरा देखिए कि अभी जो इलेक्शन कमीशन है उसने अभी वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल भी चलाया है। मतलब कि आपको मिलेगा नहीं, लेकिन जो भी आपने वोट डाला है वो एक बॉक्स में, उसमें से कुछ एक में यहाँ पे प्रावधान है कि वो
आपने किसको वोट डाला है वो उसमें लिख के आ जाएगा। मतलब कि बाद में अगर वेरीफाई करना हो कि वास्तव में कहीं चोरी तो नहीं की जा रही है, कई सारी पॉलिटिकल पार्टियां अपने विरोधी पॉलिटिकल पार्टियों पे ये दोष लगाते रही हैं कि जो है चुनाव में इसकी वजह से गड़बड़ी हो रही है। तो ये बात सही है या नहीं जो वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल है उसके बारे में। चलिए चौथा हम देखेंगे कि द पावर टू डिसाइड डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू स्प्लिट मर्जर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए अभी भी भारत में जो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, कई सारे स्टेट में ऐसा हो रहा है कि मान लीजिए कि कांग्रेस वाले लोग हैं वो वहाँ से टूट करके और जाकर के दूसरे में मिल जा रहा है, बीजेपी में मिल जा रहे हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस में मिल जा रहे हैं। तो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, कई सारी पॉलिटिकल पार्टी में भी ऐसा हो रहा है। तो इसके बारे में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको कौन डिसाइड करता है? बिल्कुल ही आपके दिमाग में होगा कि सभी लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। क्या बात सुप्रीम कोर्ट में ही डिसाइड होगी? तो ये चौथा हमारा स्टेटमेंट हो गया। चलिए हम आंसर के बारे में बात करेंगे। सेलेक्ट द करेक्ट कोड। करेक्ट कोड है हमारा बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए में क्या है 1 और 3, इसका मतलब 2 और 4 हमारा गलत है। 2 में देखिए क्या लिखा था, निर्वाचन आयोग की स्थापना 1951 में हुई थी, राइट, और उसके बाद डेट्स लिखे हैं। आप जानिए कि क्या है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950, 1950 में ही इलेक्शन कमीशन जो हुआ था उसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। तो 2 हमारा गलत हो गया। चौथा भी गलत है कि अगर कोई भी स्प्लिट या मर्जर, कोई रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है उसमें टूट पड़ती है या कहीं कोई मर्जिंग होती है, उससे संबंधित कोई विवाद है तो उसको सुप्रीम कोर्ट नहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही डिसाइड करता है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एग्रीकल्चर इन इंडिया? भारत कृषि प्रधान देश है, इसके बारे में कौन सा कथन सही है? आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए। पहला जो हमारा स्टेटमेंट है वो ये है कि टू सपोर्ट इंडियन एग्रीकल्चर विद एक्सटेंसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड टेक्नोलॉजीज परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY हैज बीन लॉन्च। भारत में खूब अच्छे से खेत में खाद पड़े, फर्टिलाइजर पड़े या तकनीकों का इस्तेमाल हो, इसके लिए भारत में परंपरागत कृषि विकास योजना शुरू की गई है। क्या यह बात सही है? सोचते रहिए, हम आएंगे वहाँ पे। एज पर सेंसस 2011 की जनगणना का अगर हम बात करें तो भारत की लगभग 70% जनसंख्या जो है वो कृषि या उससे संबंधित गतिविधियों में लिप्त है। तीसरा हम देखें कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है वो शुरू की गई है, किस लिए? ताकि पूरे भारत में इरिगेशन को, सिंचाई को या फिर खेतों में अच्छे से पानी पहुँचे, इसको सुधारा जा सके। सही आंसर पे हम आते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट कोड। आप देखिए सेलेक्ट द करेक्ट कोड में C है ऑप्शन, ओनली 3। इसका मतलब कि हमारा 1 और 2 गलत है। 1 और 2 क्या गलत है भाई? देखिए हम यहाँ पे बात करें उर्वरकों और प्रौद्योगिकों के व्यापक उपयोग के लिए भारत कृषि को समर्थन देने के लिए कृषि विकास योजना PKVY। अब PKVY में जो पूरा चीज़ था वो आप देखिए ये था परंपरागत कृषि विकास योजना, ये शुरू की गई थी। जब परंपरागत आप कहते हैं इसका मतलब है कि पुराने तरीकों से, पुराने तरीकों में जो है आज जो फर्टिलाइज़र यूज़ होते थे या टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी वो नहीं होती थी। इसका मतलब कि ऑप्शन 1 हमारा गलत हो गया। 2 आप देख लीजिए कि भारत में 70% जनसंख्या जो वो एग्रीकल्चर या उससे संबंधित गतिविधियों में है, इसके बारे में ये सही नहीं है। कितनी प्रतिशत है एक्चुअल में? आप देखिए यहाँ पे 54.6%, 2011 की जनगणना के अनुसार 54.6% भारतीय जनसंख्या जो है वो एग्रीकल्चर और उससे संबंधित गतिविधियों में लगी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 27। यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एग्रीकल्चर इन इंडिया? भारत में कृषि के बारे में ही कौन सा स्टेटमेंट सही है? अब मैं आपको पहला स्टेटमेंट बताता हूँ। नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर लॉन्च बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2006। किसानों के लिए भारत की जो राष्ट्रीय नीति है वो 2007 में लागू की गई थी। उसके अलावा है कि टोटल 23 ऐसे अनिवार्य फसल हैं जिनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है, MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो इसके बारे में सिर्फ 23 ही ऐसे फसल हैं। आप सोचिए सही है गलत है। तीसरा हम आपको बताते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग MSP ऑफ मैंडेटेड क्रॉप्स इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कि मान लीजिए कि सबसे मुख्य कारक जो है कि किसी भी चीज़ का न्यूनतम समर्थन मूल्य डिसाइड किया जा सके वो ये है कि इसको उपजाने में कितना आपको खर्च हुआ है, उत्पादन की लागत क्या है। तो अब हम आएंगे कि इसमें करेक्ट कोड क्या है। करेक्ट कोड आप खुद ही देख लीजिए। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे D है, मतलब कि ऑल ऑफ द अबव सही है। 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है। लेकिन थोड़ा सा MSP के बारे में आपको डाउट होगा, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं।
देखिए, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कृषि लागत और मूल्य के लिए जो आयोग है वो बिल्कुल ही एक संतुलित और एकीकृत प्राइस स्ट्रक्चर बनाता है जो कि पूरे देश में किसानों के लिए एक ही होता है। अब उसमें कई सारे फसलों के लिए किसान की लागत मान लीजिए बहुत अच्छी होती है लेकिन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जो अगल बगल के लोग हैं उसको बहुत ही कम दामों में खरीदते हैं, इसलिए किसान को नुकसान हो जाता है और किसान जो है वो आत्महत्या करने के लिए, आप पाएंगे कि विदर्भ वाले एरिया में या पूरे भारत में कई जगहों पे ऐसी घटनाएं होती रही हैं कि किसान आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि उनकी लागत जो कि लोग कर्ज लेकर के खेती में लगाते हैं वो भी नहीं पूरी हो पाती। उसके लिए गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्टार्ट किया है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है सिर्फ 23 फसलों के दिया जाता है, उसमें 7 जो हैं वो अनाज के लिए हैं। अनाज में कौन कौन से, धान हो गया, गेहूँ हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मकई हो गई, रागी हो गई और जौ हो गया। 5 जो है वो दालों के लिए है। अब इसमें चना हो गया, तुअर हो गया, मूंग, उड़द और मसूर। फिर 7 जो है वो तिलहन जिसको हम कहते हैं, जिससे तेल निकलता है। अब उसमें ग्राउंडनट हो गया, उसके बाद से सूरजमुखी का सीड हो गया, सनफ्लावर हो गया, सोयाबीन हो गया, उसके बाद से रैपसीड मस्टर्ड हो गया, नीगर सीड हो गया और आप देखिए सीसमम हो गया। लास्टली आप देखिए 4 ऐसे और भी हैं जिनको कि हम कोपरा कहते हैं। अब इसमें ड्राइड कोकोनट हो गया जिसको हम कोपरा कहते हैं, रॉ जूट हो गया, कॉटन हो गया और शुगर केन हो गया, मतलब कि सूखा नारियल, कच्चा जूट, कपास और गन्ना। तो इन्हीं 23 फसलों के लिए जो है वो एमएसपी गवर्नमेंट देती है कि जितना आपकी लागत है कम से कम उतना एफसीआई वाले लोग आएंगे और आपसे खरीद लेंगे, उतनी पेमेंट मार्केट में कुछ भी उससे कम भी दाम है लेकिन आपको उतना तो मिलेगा ही ताकि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल जाए और आपको खेती से फ़ायदा हो। तो गवर्नमेंट आपके लिए इतना सारा कुछ कर रही है। क्वेश्चन नंबर 28 आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एग्रीकल्चर इन इंडिया। भारत में कृषि के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, कौन से कथन सही है। पहला कथन जो है कि फेसबुक के साथ मिलकर के जो नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे है या फिर लैंड यूज प्लानिंग है, पूरा इसको NBSS एंड LUP कहते हैं, उसने एक जियो पोर्टल बनाया जिसका नाम MBBS भूमि है, फेसबुक के साथ मिलकर के, बिल्कुल दिमाग में रखिए। दूसरा ये है कि NBBS LUP ने एक एंड्रॉयड बेस मोबाइल ऐप, मतलब कि एंड्रॉयड मोबाइल पे आपका डाउनलोड हो जाएगा, प्ले स्टोर में चेक कीजिए, उसको इन लोगों ने लॉन्च किया है। किस लिए लॉन्च किया भाई, तो ये जो है वेब बेस्ड डिज़ाइन सपोर्ट सिस्टम प्रदान करेगा जिससे कि पूरे लैंड यूज़ की प्लानिंग कैसे हो, खेती की प्लानिंग कैसे हो, या फिर आपका जो भी ज़मीन से संबंधित उसका सॉइल हेल्थ क्या है उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी, ताकि अभी कितना इसमें फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत है, दूसरी कौन सी सारी चीज़ें हैं। ये सारे जो हैं गुजरात में स्टार्ट किए गए हैं, धीरे धीरे पूरी कंट्री में इसको एक्सटेंड किया जाएगा। तीसरा जो स्टेटमेंट है वो ये है कि नील, रावी, भदावरी और स्वैम्प ये सभी भैंसों की नस्लें हैं। चलिए हम इसके ऑप्शन को जानते हैं। अब सेलेक्ट द करेक्ट कोड। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे करा सी में 2 और 3 है, इसका मतलब 2 और 3 सही है। तो हमारा गलत कौन सा हुआ, 1। अब 1 के बारे में जान लीजिए क्यों गलत है। देखिए, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग ने जियो पोर्टल NBBS भूमि बनाया है और ये क्या काम करेगा, एक थीमेटिक इन्फॉर्मेशन देगा, जानकारी देगा कि जितनी भी बृहत हो गई या फिर कोई भी फिजियोग्राफिक रीजन हो गया कि जहाँ पे खेती आपको करनी है, या फिर उससे छोटा रीजन हो गया जहाँ पे खेती करनी है, उसके बारे में इसमें पूरी जानकारी आपको मिलती है इस सर्वे में। लेकिन यह फेसबुक के साथ कोलैबोरेशन में नहीं है, इसलिए हमारा स्टेटमेंट 1 गलत है। नेक्स्ट हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 29 देखती है। 29 हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्शन इन इंडिया। यहाँ पे खेती और पशुपालन के बारे में भारत में कौन से कथन सही हैं। नंबर 1 है कि इन इंडिया पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क अराउंड 375 ग्राम्स पर डे इन 2017 एंड 18। मतलब सीधी बात जानिए 2017-18 में भारत में प्रति व्यक्ति को अगर दूध दिया जाता तो दूध की उपलब्धता थी लगभग 375 ग्राम, सभी पूरे 1.21 अरब लोगों को उतना दूध मिल सकता था। दूसरा है कि अंडों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता जो थी वो 74 अंडे प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति थी। तीसरा है कि 12वें योजना के दौरान 2016 और 17 में 12,800 करोड़ के साथ राष्ट्रीय पशुधन मिशन शुरू किया गया था। देखिए टाइम पीरियड यहाँ पे लिखा है 2016-17 में 12,800 करोड़ रुपए के साथ राष्ट्रीय पशुधन मिशन शुरू किया गया था। चौथा है कि मैरीकल्चर जो है वो संबंधित है कि जो मॉलुस्क होते हैं, लिबलिबे से आप समुद्र के अंदर जाइए या फिर नदी के किनारों पे भी जाइए, वो ऐसे
आप सीप मिल जाएंगे या घोंघे मिल जाएंगे। खासकर यहाँ पे सीपों की बात हो रही है जिसमें से मोती निकलता है, तो उसके बारे में जब लोग उसका प्रोडक्शन करते हैं इन सीपों को देखभाल करके, तो इस विधि को हम कहते हैं कि मैरीकल्चर है, राइट। अब इसमें से कौन सा सही है आप देखिए, करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा सी है। सी क्या है, 1 2 4 सही है, इसका मतलब है कि 3 जो है हमारा गलत है। 3 के बारे में हम अच्छी तरह से बात कर लेते हैं। देखिए 3 के बारे में आप चलिए देखिए, स्टेटमेंट 3 इज अनकरेक्ट। क्यों भाई इनकरेक्ट है, हमने वहाँ पे लिखा 16-17 में 12,800 करोड़ जो है वो उससे शुरू हुआ था नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, लेकिन यहाँ पे ईयर गलत है, 2014-15 में ये शुरू हुआ था और यह 12वें प्लान का हिस्सा था। हम देखिए क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कल्चर इन इंडिया। धीरे धीरे आप पूरा इंडिया ईयर बुक पढ़िएगा, पूरा एक एक करके अलग अलग चीज़ों में ये बटा हुआ है। अब जब ये बटा हुआ है तो यहाँ पे अब हम कल्चर वाले चैप्टर के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। 30 में देखिए भारत में कल्चर के बारे में कौन सी बातें सही है। अब इन बातों में आप देखिए कौन कौन सी बातें हैं। ये पहला ये कह रहा है कि द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज वर्किंग ऑन द प्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ ऑल टेंजिबल, इनटेंजिबल एंड नॉलेज टाइप ऑफ कल्चर। कि भारत में जो संस्कृति मंत्रालय है वो किसी भी मूर्त रूप का या अमूर्त रूप का या फिर ज्ञान से संबंधित किसी भी प्रकार का जो है, अगर वो कल्चर से रिलेटेड चीज़ है तो वो उसको डेवलप कर रहा है। दूसरा हम देखेंगे कि इट ऑल्सो प्रमोट्स रीजनल म्यूजियम थ्रू ग्रांट्स इन एड। अब यह जो है हमारे यहाँ पे कल्चर के बारे में कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वह ग्रांट इन एड मतलब सहायता अनुदान के माध्यम से क्षेत्रीय संग्रहालय मतलब कि जो रीजनल म्यूजियम है उनको भी बढ़ावा देता है। तीसरा क्या है कि देश के प्रमुख पुस्तकालय संस्कृति मंत्रालय के अधीन नहीं आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत नहीं आते हैं। देखिए यहाँ पे प्रमुख पुस्तकालयों की बात की जा रही है। पुस्तकालयों में तो कई सारी किताबें होती हैं और जब भी किताबों की बात आती है तो शिक्षा है मतलब कि मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। अब ये बताइए कि तीनों में से सही कौन सा है। देखिए सही जो कोड है वो क्या है, करेक्ट आंसर है हमारा ए 1 और 2, मतलब कि तीसरा गलत है। तीसरा गलत क्यों है ये देखिए, ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट, क्योंकि जो भी मैं बात कर रहा था कि देश के प्रमुख पुस्तकालय जो हैं वो हमने वहाँ पे कहा था कि वो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, लेकिन पुस्तकालयों की अगर आप बात करते हैं तो ये बिल्कुल ही मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कल्चर एंड टूरिज्म इन इंडिया। भारत में कल्चर और टूरिज्म के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर टूरिज्म भी हमने शामिल कर लिया। अब इसमें कहा गया कि भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार मतलब कि नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया, जहाँ पे पुराने जितने भी अभिलेख हैं वो सारी चीज़ें होती हैं, तो वो देश के अभिलेखीय रिकॉर्ड के रख रखाव के लिए जिम्मेदार है। एक आप इसको ध्यान में रखिए। दूसरा देखिए, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार पर्यटन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। अब देखिए कहा जा रहा है कि जो भी नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया है वो टूरिज्म डिपार्टमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिए, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। तीसरा है कि तिब्बती संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए संस्कृति मंत्रालय जिम्मेदार नहीं है। यहाँ पे देखिए नॉर्मल बात आ रही है तिब्बत की। 1962 में जो हमारी चीन के साथ लड़ाई हुई थी वो खासकर इससे पहले हुए, चूँकि तिब्बत के लामा अपने जो दलाई लामा थे वो कई हजार लोगों के साथ भारत में आके उन्होंने शरण ले लिया था, जिससे और दूसरे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए 1962 में भारत पर चीन ने आक्रमण कर दिया था। लड़ाई हुई थी और लड़ाई में हमारे सैनिक काफ़ी अच्छी तरह से लड़े थे। तो यहाँ पे अब उन बातों को बाद के लिए डिस्कशन के लिए रखिए, लेकिन यहाँ पे जब बात चली गई है तो तिब्बत की संस्कृति की हम रक्षा क्यों करेंगे, क्योंकि अगर उससे हमारे चीन के संबंध बिगड़ेंगे तो इसका मतलब यह है संस्कृति मंत्रालय इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। करेक्ट कोड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए सेलेक्ट द करेक्ट कोड। करेक्ट ऑप्शन हमारा बता रहा सी है, तो सी ओनली 1 सही है, मतलब कि बाकी 2 गलत हैं। 2 क्यों गलत हैं? 2 देखिए, स्टेटमेंट 2 जो है वो हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया की बात कही जा रही है यहाँ पे, वो ऑटोनोमस नहीं है, लेकिन यह मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अधीन आता है। स्टेटमेंट 3 भी गलत है। स्टेटमेंट 3 क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और टूरिज्म जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसी भी बुद्धिस्ट या तिब्बतन कल्चर के प्रमोशन के लिए।
अब भाई हमारा राष्ट्रीय नीति या फिर हमारी विदेश नीति क्या कहती है, चीन से हमारे संबंध सुधरेंगे या रहेंगे, उसके लिए हम देश के अंदर जो हमारे मिनिस्ट्रीज़ हैं उसके कामों को नहीं प्रभावित कर सकते हैं। आप पाएंगे कि भारत में बुद्धिस्ट या तिब्बतन कल्चर को प्रमोट करने के लिए कई सारे इंस्टीट्यूशन बने हैं जो कि सारनाथ, वाराणसी और लेह में ऑलरेडी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कल्चर इन इंडिया। भारत में कल्चर के ही बारे में कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला बात कहा जा रहा है कि विक्टोरियन एंड आर्ट डिको एंड एनसेम्बलेंस ऑफ मुंबई इज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को। कि देखिए विक्टोरियन एंड आर्ट डेको एसेंबल्स ऑफ मुंबई को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। दूसरी बात कही जा रही है कि यूनेस्को की इस सूची में शामिल होने वाला मुंबई भारत का दूसरा शहर बन गया है। पहला शहर कौन था, महाबलीपुरम। आप देखिए ये सही है या गलत है। तीसरा है कि विश्व में भारत में कुल 37 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें से 29 जो हैं वो सांस्कृतिक हैं और 7 प्राकृतिक हैं, और इस तरह से प्राकृतिक और एक मिश्रित स्थल है। तो 29 एक 30 और 7 37 हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए कि इसके बारे में करेक्ट कोड क्या है। करेक्ट कोड आपको मिलेगा यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन हमारा बी है। बी में 1 और 3 है, 2 गलत है। 2 क्या गलत है, यहाँ पे बात कहा जा रहा था कि यूनेस्को में विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला महाबलीपुरम के बाद मुंबई भारत का दूसरा शहर बन गया है। दूसरा शहर तो मुंबई बना है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो महाबलीपुरम के बाद नहीं बना है। नंबर 1 में जो था वो अहमदाबाद था, महाबलीपुरम इसमें नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंटरनेशनल कला मेला। भारत में कला मेला के बारे में कौन से अंतर्राष्ट्रीय कला मेला की बात की जा रही है, इसके बारे में कौन से कथन सही है। पहला, फर्स्ट एवर इंटरनेशनल कला मेला जो है वो चेन्नई में फरवरी 2018 में हुआ है। इसमें लगभग 800 स्टॉल थे, ये दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा क्या है, इसमें लगभग 300 पार्टिसिपेंट आए थे जो पूरे वर्ल्ड से आए थे और इसमें इंटरनेशनल कला मेला में शामिल हुए थे। अब इसका करेक्ट कोड हम देखेंगे। करेक्ट कोड क्या है, करेक्ट ऑप्शन हमारा डी है, मतलब कि सभी सही हैं। करेक्ट ऑप्शन डी है। डी मतलब ऑल आर इनकरेक्ट, मतलब इसमें से कोई भी सही नहीं है। ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि 1, 2 और 3 में से कोई भी सही नहीं है और ऑल आर इनकरेक्ट, सभी इसमें से गलत हैं। कैसे गलत हैं, आप चलिए इसको देखते चलिए। पहला जो कहा जा रहा है कि स्टेटमेंट 1 गलत है। क्यों गलत है भाई, क्योंकि फर्स्ट एवर इंटरनेशनल कला मेला जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय कला मेला, वो चेन्नई में न होकर के दिल्ली में हुआ था और फरवरी 2018 में तो हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि उसमें कहा गया था कि 800 लगभग स्टॉल थे, वो नहीं थे, 300 स्टॉल थे। तीसरा स्टेटमेंट ये था कि भारत में लगभग जो है जब इंटरनेशनल कला मेला हुआ था उसमें पूरे जगहों से लगभग 300 पार्टिसिपेंट आए थे, पूरे विदेशों से इंटरनेशनल कला मेला में शामिल होने के, लेकिन इसमें 300 नहीं थे, 800 पार्टिसिपेंट्स आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत में कल्चर के बारे में कौन सी बातें सही है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहला जो है वो सेवा भोज योजना, वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसकी शुरुआत की थी 2018 में। फिर कहा जा रहा है कि सेवा भोज योजना जो क्या करती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जितने भी जीएसटी आपकी लगती है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सीजीएसटी की बात हो रही है, या फिर आईजीएसटी, वो सेवा भोज योजना के लिए जितना भी ऐसा कुछ खर्चा होता है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट वापस कर देती है, उसको रीइंबर्स कर देती है। तीसरा हम देखेंगे कि सिख गुरुद्वारा प्रभुदयाल कमेटी अमृतसर को केंद्र सरकार की ज्ञान साझेदार है, मतलब कि जो सिख गुरुद्वारा कमेटी है जो है हमारी, वो अमृतसर में वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक नॉलेज पार्टनर है इससे संबंधित। चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी है। अब डी है क्या है, ऑल आर करेक्ट, सारी बातें सही है। क्वेश्चन नंबर हम 35 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सेंट्स ऑफ इंडिया। ये भी मतलब संतों के बारे में कि 15वीं शताब्दी के संतों के बारे में भारत में कौन से कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे कि गुरु नानक की 550वीं जयंती जो है भारत सरकार ने 2018 में मनाई, यह जश्न 1 साल तक चला था, राइट। दूसरा स्टेटमेंट है कि चूंकि गुरु नानक और कबीर जो थे दोनों ही समकालीन थे, तो कबीर की 550वीं पुण्यतिथि
जून 2018 में यूपी के मगहर में आयोजित की गई थी। ठीक है, देखिए पहले में बात कही जाए कि गुरु नानक की 550वीं जयंती, और वैसे ही कबीर, चूँकि दोनों एक ही टाइम के थे, एक ही समय के थे, इसलिए इनकी 550वीं पुण्यतिथि, पहले की जन्म तिथि है, दूसरे की मृत्यु तिथि है। तीसरी क्या है कि कबीर हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। अब आप देखिए कि इसमें से सही कोड क्या है। सही कोड आप जानिए, करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी। सी कहता है 1 और 3 सही है, मतलब कि 550वीं जयंती भारत सरकार ने गुरु नानक जी की 2018 में मनाई थी, और यह जश्न जो था 1 साल तक चला था। तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है कि कबीर हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। दूसरा गलत है। दूसरा क्या गलत है, यहाँ पे आप देख लीजिए। देखिए इसमें कहा गया कि गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ था और कबीर का जन्म 1440 में हुआ था, और कबीर की मृत्यु जो है वो 1518 में हुई थी। तो अगर 1518 में मृत्यु हुई थी और यहाँ पे कहा जाए 2018 में ये चीज़ मनाई गई थी, तो इसमें अगर 1518 आप घटाएंगे तो ये कितने साल लगभग हुए? ये हुए 500 साल। और इसमें कहा गया था कि 550वीं पुण्यतिथि थी, तो 550वीं पुण्यतिथि होकर नहीं होकर के यह कबीर की 500वीं पुण्यतिथि थी, जो यूपी के संत कबीर नगर जिले के मगहर में जून 2018 में मनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 36 हम देखते हैं, 36। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ललित कला एकेडमी इन इंडिया? भारत में एक ललित कला एकेडमी है। ललित कला एकेडमी किससे संबंधित है, बिल्कुल ही हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ये क्वेश्चन देने का आपको मेन आइडिया ये है कि सिर्फ आप क्वेश्चन आंसर मत देखिए, इनके संबंधित, इसके बारे में आप एक टेंटेटिव आइडिया भी आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और यही तो आपके क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आएगा। कहा जा रहा है कि ललित कला एकेडमी इज द एपेक्स कल्चर बॉडी इन द फील्ड ऑफ विजुअल आर्ट्स इन इंडिया एंड इट वाज सेट अप इन 1954। ललित कला अकादमी जो थी वो भारत में दृश्य कला के क्षेत्र में एक टॉप सांस्कृतिक निकाय है, और यह 1954 में स्थापित किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इट इज़ फुल्ली कंट्रोल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। जो ललित कला एकेडमी जो है, इसको बिल्कुल ही अच्छी तरह से, पूरी तरीके से नियंत्रित किया जाता है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, और यह स्वायत्त नहीं है। ऑटोनमस अगर वो होगा तो फिर क्यों उसको कोई कंट्रोल करेगा। थर्ड हम बात करेंगे कि मुंबई में ललित कला एकेडमी जो है वो गढ़ी आर्टिस्ट स्टूडियो का संचालन करती है। अब आपको सही इसमें से कोड बताना है कि कौन सा भैया सही है। चलिए हम आपको खुद ही बता देते हैं। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा ए है। ए में सिर्फ ओनली 1 सही है, इसका मतलब 2 और 3 गलत है। 2 और 3 क्या गलत है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। स्टेटमेंट 2 इसलिए गलत है क्योंकि ललित कला एकेडमी जो है वो एक स्वायत्त संस्था है, मतलब ऑटोनमस है, और इसको संस्कृति मंत्रालय क्या करता है, पैसे देता है या वित्त पोषित है। ठीक है, तो वित्त पोषित होना, एक तो आपने पैसे दिए लेकिन मैं अपनी कंट्रोलिंग खुद कर रहा हूँ, यह काम ललित कला एकेडमी करती है। फिर अब हम स्टेटमेंट 3 देख लेते हैं। स्टेटमेंट 3 भी गलत है। हमने कहा कि ललित कला एकेडमी का जो है वो एडमिनिस्टर करती है गढ़ही आर्टिस्ट स्टूडियो को, इसका संचालन करती है, और यह स्टूडियो, इसमें लिखा गया था कि मुंबई में था, लेकिन ये मुंबई में ना होकर कहाँ है, दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द आर्ट्स इन इंडिया? भारत में आर्ट के बारे में कौन से कथन सही हैं? तो पहला कथन है कि द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वाज सेट अप इन 1959। भारत में जो राष्ट्रीय ड्रामा के लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना 1959 में हुई थी, और इसकी स्थापना किसने की थी, ललित कला एकेडमी ने। दूसरा है कि जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है वो लगभग जितने भी थिएटर से संबंधित चीज़ें हैं, उसके अलावा थिएटर का इतिहास हो गया, उसके अलावा आपका प्रोडक्शन हो गया, या फिर जो सीन को डिज़ाइन किया जाता है वो हो गया, या फिर कॉस्ट्यूम डिज़ाइन है वो हो गया, लाइट कैसे करें, वहाँ पे मेकअप कैसे करें, इन सारे चीज़ों के बारे में ट्रेनिंग देता है। जो भी अगर कोई इसमें एडमिशन लेता है तो सारी चीज़ों की जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। तीसरा जो है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है वो प्रमोट करता है चिल्ड्रन थिएटर को भी। अब हम बात करेंगे करेक्ट कोड इसमें से कौन है। तो करेक्ट कोड आप देख लीजिए, ऑप्शन सी इसमें जो है हमारा करेक्ट है। 2 और 3 करेक्ट है, 1 गलत है। 1 के बारे में क्या था कि इसकी स्थापना 1959 में हुई थी और यह ललित कला एकेडमी के द्वारा स्थापित होती है। देखिए
कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की बात कही जा रही है, तो आप ही ज़रा इसको अच्छे दिमाग से सोच के बताइए कि यह ललित कला अकेडमी के अंतर्गत क्यों आएगा, यह संगीत और नाटक अकेडमी के अंतर्गत आता है। ललित कला अकेडमी में क्या चीज़ें आती हैं, मान लीजिए कोई आपने चित्र बनाया या ये सारी चीज़ें बनाई, दृश्य कला जो कि एकदम स्टेबल हो, स्टेशनरी हो, वो सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे जब ड्रामा की बात हो रही है तो हमारे लिए ऑलरेडी संगीत नाटक अकेडमी जो है वो उसके अंतर्गत आती है, संगीत नाटक अकेडमी के अंतर्गत आती है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। अब हम क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट साहित्य अकेडमी इन इंडिया। पहले हम बात कर रहे थे, इसके पहले हमने जाना संगीत नाट्य अकेडमी के बारे में, ललित कला अकेडमी के बारे में, अब आते हैं हम साहित्य मतलब लिटरेचर के बारे में। देखिए इसके बारे में भारत में कौन सा कथन सही है, करेक्ट। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, कहीं कहीं इनकरेक्ट भी लिखा रहेगा। ऑप्शन स्टेटमेंट 1 हम देखते हैं। स्टेटमेंट 1 कहता है कि साहित्य अकेडमी जो है भारत की, उसमें लगभग भारत की 8वीं अनुसूची में, जो हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची है, उसमें मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 22 है। तो इन पूरे 22 भाषाओं में साहित्य को बढ़ावा देने का काम करती है कौन, साहित्य अकेडमी। दूसरा स्टेटमेंट है कि साहित्य अकेडमी भारत में जो सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड है, सबसे प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार वो देती है। तीसरा है कि दिल्ली में जनजातीय और मौखिक साहित्य के लिए केंद्र और इम्फाल में मौखिक साहित्य के लिए पूर्वोत्तर केंद्र, इन दोनों के मीडियम से, दोनों के माध्यम से देश में आदिवासी और मौखिक साहित्य को बढ़ावा दिया जाता है। अब आप जानेंगे कि इसमें सही करेक्ट कोड क्या है। कह रहा है कि करेक्ट ऑप्शन हमारा सी सही है, मतलब 2 और 3 सही है, एक गलत है। एक अब देख लीजिए इसमें क्या गलत है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। साहित्य अकेडमी प्रमोट करती है भारत में 24 लैंग्वेजेस में, भारत में कई सारी लैंग्वेजेस हैं। अब भारत की 8वीं अनुसूची की अगर मैं बात करूं, संविधान की 8वीं अनुसूची की, उसमें 22 भाषाएं हैं, लेकिन साहित्य अकेडमी 24 भाषाओं के साहित्य को प्रमोट करती है, राइट, उसको बढ़ावा देती है। अब पिछले 6 दशकों में, मतलब 60 सालों में इसने क्या किया है, जो साहित्य अकेडमी है उसने 24 भाषाओं में लगभग 7000 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 39। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट अबाउट एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब भारत में एक ऐसा मिशन है या कोई चीज़ है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसके बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए एक भारत श्रेष्ठ भारत में के बारे में कहा जा रहा है कि यह जो है 2018 में शुरुआत हुआ था। और किस पे शुरुआत हुआ था कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी है गुजरात में, 2018 में अवसर किया गया था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का। और यही जो था एक भारत श्रेष्ठ भारत, मतलब कि पूरे भारत में जो उस समय के छोटे छोटे राज्य थे उसके इंटीग्रेशन से संबंधित था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के उद्घाटन के अवसर पर 2018 में एक भारत श्रेष्ठ भारत की घोषणा की गई थी। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। इसका उद्देश्य किसी भी राज्य की समृद्ध विरासत और संस्कृति, सीमा शुल्क और परंपराओं का प्रदर्शन करना है, जिससे लोगों को समझने में सक्षम किया जा सके। देखिए मतलब हेरिटेज और कल्चर की बात कर रहे हैं, वहाँ पे ये कस्टम की, मतलब वहाँ पे परंपराएं क्या हैं उसकी बात की जा रही है। उसके बाद ट्रेडिशन, इन सब चीज़ों की बात की जा रही है। तो उसको समझने के लिए ये शुरू किया गया था। तीसरा हम देखते हैं कि इसका एक अन्य उद्देश्य है हमारे देश की विविधता में एकता का जश्न मनाना और हमारे देश के लोगों के बीच पारंपरिक मौजूदा भावनात्मक संबंधों के ताने बाने को बनाए रखना, राइट। तो इस तीनों में से कौन सा सही है। करेक्ट ऑप्शन आप देखिए, करेक्ट ऑप्शन हमारे डी है। 2 और 3 सही है, एक गलत है। एक जो गलत होगा उसके बारे में बात कर लेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत अनाउंस किया गया था 2015 में। किस लिए? 140वीं वर्षगांठ थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन की, उसके अवसर पे। और ये जो बात कही जा रही है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 143वीं जयंती पे तो ये मनाया गया था, लेकिन उस दिन जो है वो एक भारत श्रेष्ठ भारत काफ़ी पहले 2015 में ही शुरू कर दिया गया था, राइट। नेक्स्ट की बात हम करते हैं। 40 पे हम आ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट अबाउट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। भारत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला बात है कि इसकी स्थापना 1861 में हुई थी और यह संस्कृति मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अधीन है। दूसरा है कि भारतीय पुरातत्व संरक्षण जो है वो उसकी एक बागवानी शाखा है। अब इसमें कहा जा रहा है कि लगभग 287 ऐसे सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट साइट हैं जहाँ पे इस तरह के गार्डन्स मिल जाएंगे, ASI की बागवानी शाखा। अब जहाँ पे बागवानी की बात आती है तो यहाँ पे लिख रहा है कि यह विशेष जो बागवानी है, विशिष्ट बागवानी है ASI से रिलेटेड, वो भी कृषि मंत्रालय के अधीन या फिर कृषि मंत्रालय के अधीन आएगी। तीसरा हम देखते हैं स्टेटमेंट, तंजावुर जिसे आमतौर पर ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल भी कहा जाता है को 2004 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अंकित किया गया था। अब हम इसका करेक्ट कोड देखेंगे, करेक्ट कोड सही है, कौन सा सही है। सेलेक्ट द करेक्ट कोड। इसमें कह रहा है कि बी सही है। बी क्या है? 1 और 3, मतलब कि 2 गलत हो गया। 2 क्या गलत हुआ देख लीजिए। स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। द हॉर्टिकल्चर ब्रांच ऑफ ASI इज अंडर द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ओनली। कहा जा रहा है कि भारत में, ऐसे हमने बात कही थी कि 287 ऐसे एक विशेष बागवानी होती है जो इन पुरातत्व साइटों के पास होती है। अब उसकी देखभाल, इन बागवानी की देखभाल मिनिस्ट्री ऑफ, हमने बात कही थी कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर करता है, लेकिन एग्रीकल्चर नहीं करता है। कौन करता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ही अधीन ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। 41 हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, कि भारत में नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के बारे में कौन से कथन सही है। ठीक है, साइंस म्यूजियम ध्यान दीजिएगा, साइंस म्यूजियम की बात कही जा रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जो भी हम पहला स्टेटमेंट देंगे, इट इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी, यह बिल्कुल ही एक स्वायत्त निकाय है, मतलब इसके ऊपर किसी कंट्रोलिंग नहीं है। किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि यह एक ही प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम कर रहे दुनिया में विज्ञान संग्रहालय का सबसे बड़ा नेटवर्क है। ठीक है, मतलब कि इट इज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ साइंस म्यूजियम इन द वर्ल्ड फंक्शनिंग अंडर सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। राइट, इसको भी ध्यान में रखिए। तीसरा है कि इट प्रोवाइड्स नॉन फॉर्मल सपोर्ट टू द साइंस एजुकेशन टू द स्कूल्स। स्कूल के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको एक अनौपचारिक या गैर औपचारिक सहायता प्रदान करता है विज्ञान शिक्षा से संबंधित। चौथा जो है वो ये कहा जाए कि संग्रहालय ऑन व्हील्स की अवधारणा या फिर म्यूजियम ऑन व्हील्स की स्थापना 1965 में रामकृष्ण मिशन स्कूल कोलकाता में पेश की गई थी। अब इन चारों स्टेटमेंट में आपको बताना है कि सही कौन सा है और गलत कौन सा है। देखिए, सही कोड क्या है? ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि 1 ही सिर्फ सही है, 2 और 3 गलत होंगे। 2 और 3 क्या गलत है? इसमें क्या कह रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखिए, क्वेश्चन को बिल्कुल ही ध्यान से यहाँ पे देखना है, इनकरेक्ट इसमें से कौन सा सही है। तो हमें बस इसमें से इनकरेक्ट चूज करना था, तो ऑप्शन 1 जो है वो हमारा इनकरेक्ट है, बाकी 2 और 3 सही है। ऑप्शन 1 में क्या ये इनकरेक्ट है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि एज वी नीड टू चूज ओनली रॉन्ग आंसर, हमें खाली गलत आंसर नहीं चुनना था। गलत क्या है? स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम जो है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, और किसके अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत। साइंस लिख दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि साइंस और इंफॉर्मेशन या फिर साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के ही अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 42 हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। अब आप सभी जानते हैं एक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है, उसके बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, उसके बारे में कहा जा रहा है कि इसकी स्थापना 1921 में की गई थी, और यह एक पीरियड म्यूजियम है, अवधि म्यूजियम है, जो कि क्वीन विक्टोरिया के याद में इसको मतलब इस्टेब्लिश किया गया था। और ख़ासकर इसमें आप सारी चीज़ें जो इंडो ब्रिटिश हिस्ट्री के बारे में है उसकी जानकारी यहाँ से आपको मिल जाती है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इसको राज का ताज कहते हैं। अब राज का मतलब क्या है? ब्रिटिश राज, और ब्रिटिश राज का ताज मतलब कि क्राउन, मतलब कि इतना बेहतर है क्वीन विक्टोरिया का ये जो विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है, तो इतना ये बेहतर है कि इसको राज का ताज भी कहा जाता है। तीसरा क्या है? वायसराय लॉर्ड कर्जन ने ब्रिटिश मेमोरियल हॉल की स्थापना की थी।
अब इन तीनों स्टेटमेंट में आपको बताना है सही कौन सा है। चलिए हम ये आपको बता देते हैं सर कि इसमें करेक्ट कौन सा है। करेक्ट ऑप्शन सी। अब सी क्या है, 1 2 3 तीनों ही सही हैं। मतलब कि 1921 में इसकी स्थापना की गई थी। पीरियड म्यूजियम है, रानी विक्टोरिया के बारे में है, राज का ताज भी कहा जाता है। और वायसराय लॉर्ड कर्जन ने ब्रिटिश मेमोरियल हॉल की स्थापना की थी। कहाँ पे है, अगर आपसे कोई नॉर्मल पूछे, नॉर्मली आप जान लीजिए कोलकाता में है। नेक्स्ट हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नेशनल लाइब्रेरी। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए राष्ट्रीय पुस्तकालय की बात यहाँ पे कही जा रही है। पहला स्टेटमेंट क्या है, नेशनल लाइब्रेरी इज इन न्यू दिल्ली। अब देखिए राष्ट्रीय पुस्तकालय हो गई, भारत की राजधानी क्या है, न्यू दिल्ली। अब सोचिए कि क्या नेशनल लाइब्रेरी भी न्यू दिल्ली में है। दूसरा क्या है, इट वॉज फाउंडेड इन 1891। अब यह नेशनल लाइब्रेरी की स्थापना जो है 1891 में की गई थी और इसको सबसे पहले इंपीरियल लाइब्रेरी कहा जाता था। और इंडिपेंडेंस के बाद इसका नाम जो है वो बदल करके नेशनल लाइब्रेरी कर दिया गया था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, 15 अगस्त 1947 के बाद। तीसरा जो स्टेटमेंट है वो ये है कि इसका नेशनल म्यूजियम का एक कार्य, नेशनल लाइब्रेरी का एक कार्य जो है वो ये भी है कि सेंटर और इंटरनेशनल बुक का एक्सचेंज करे और इंटरनल लोन भी करे। मतलब कि अगर आपको पढ़ाई करना है तो आप वहाँ से इंटरनल लोन पे ले सकते हैं। उसके अलावा इंटरनल कोई भी मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की किताबें हैं उसको भी आप बदल सकते हैं या फिर इंटरनल लोन पे ले सकते हैं। अब चलिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे करेक्ट कोड की। कौन सा करेक्ट कोड है, देखिए सेलेक्ट द करेक्ट कोड। अब करेक्ट कोड इसमें क्या है, करेक्ट कोड हमारा हो गया बी। बी मतलब 1 और 3 सही है, 2 गलत है। भाई 2 क्या गलत है, देखिए यहाँ पे ये है क्या है, बी है। 2 और 3 सही है। ये यहाँ पे आप देखिए 2 3 सही है, इसका मतलब 1 गलत है। 1 इसमें नहीं है तो हम देखेंगे 1 क्या गलत है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, द नेशनल लाइब्रेरी इज इन कोलकाता। नॉर्मल सी बात, अगर कहीं पे नेशनल लिखा है तो आप सीधे कैपिटल पे नहीं जाना है। नेशनल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है वो कहाँ है, कोलकाता में है। क्वेश्चन नंबर 44 हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी। अब भारत में केंद्रीय सचिवालय की पुस्तकालय के बारे में कौन सा कथन सही है। अब देखिए कथन क्या है कि इसकी स्थापना 1891 में की गई थी और कोलकाता में ये स्थापित किया गया था। पहला वाला भी हमने जाना था कि जो राष्ट्रीय लाइब्रेरी है वो कहाँ है, तो वहाँ पे हमने जान लिया था कोलकाता में। अब आप ये बताइए कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की जो लाइब्रेरी है वो भी कोलकाता में है क्या। सेकंड हम क्वेश्चन देखते हैं कि यह भारत के जो भी आधिकारिक दस्तावेज है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बारे में, उसका ये निक्षेपागार है। इससे पहले जो भी इस तरह के डॉक्यूमेंट्स रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, वो सारे के जो डिपोजिटरी है वो यहाँ पे है। कहाँ पे, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी में। तीसरा हम देखते हैं कि यह पूरे भारत से पुस्तकालय का दौरा करने वाले केंद्र सरकार के अधिकारियों और अन्य शोध विद्वानों को सभी संभव पाठक की सेवा प्रदान करता है। अगर कोई भी केंद्र सरकार का अधिकारी है या कोई भी रिसर्च से रिलेटेड मतलब काफ़ी पढ़ा लिखा आदमी है तो उसको जो भी चीज़ पढ़नी है उसको इस सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी से आपको मिल जाएगा। चौथा हम देखते हैं कि लेकिन वर्तमान में यह पुस्तकालय नई दिल्ली के शास्त्री भवन में स्थित है। अब देखिए स्टार्ट बात कहाँ से हुई थी, 1891 में स्थापना इसकी हुई थी और कहाँ पे, कोलकाता में। अब लास्ट में चौथा स्टेटमेंट कर रहा है कि अभी उसको कोलकाता से शिफ्ट करके दिल्ली लाया गया और दिल्ली में शास्त्री भवन में। अब यहीं पे आपको सोचना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन नहीं है। देखिए सेलेक्ट द करेक्ट कोड, मैं ही आपको बता रहा हूँ कि ये करेक्ट ऑप्शन डी है हमारा। ऑल आर करेक्ट, सभी करेक्ट हैं। ठीक है, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन इंडिया। भारत में जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, पर्यटन मंत्रालय के बारे में कौन सा कथन सही है। अब पहला जो स्टेटमेंट है वो है कि इट इज़ अ नोडल एजेंसी टू फॉर्मुलेट नेशनल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ टूरिज्म। कि भारत में एक राष्ट्रीय नीति और एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाए जिससे कि भारत में जो भी यहाँ पे पर्यटन है उसको बेहतर बनाया जा सके, उसके लिए यह एक नोडल एजेंसी है। फिर
स्टेटमेंट 2 हम देखेंगे कि हाल ही में शुरू किए गए एडॉप्ट हेरिटेज प्रोग्राम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और व्यक्तियों द्वारा गोद लेने के लिए विरासत स्थलों की पेशकश की जा रही है। भाई एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है कि एडॉप्ट हेरिटेज प्रोग्राम, जिसका कि कोई भी ऐसा अगर हेरिटेज साइट है उसको कोई भी सरकारी सेक्टर हो गया या प्राइवेट सेक्टर हो गया या इंडिविजुअल, अगर आपकी क्षमता है तो उसको आप लीजिए, उसका रख रखाव, देख रेख कि उसको नुकसान ना पहुँचे। वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, अगर आपके पास पैसे हैं, उस तरह के मैन पावर रिसोर्सेज हैं, तो आप इनको अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि इस देश के जो भी हेरिटेज प्रोग्राम को बजाया जा सके। तीसरा स्टेटमेंट है कि स्मारक पुत्र के नाम से एक हेरिटेज साइट का प्रोग्राम चलाया गया है। मतलब स्मारक पुत्र एक ऐसा नाम है जो एडॉप्ट हेरिटेज प्रोग्राम के तहत सुविधाओं को विकसित करने के लिए एक विरासत स्थल को अपनाने वालों को दिया जाता है। अभी दूसरे स्टेटमेंट में मैंने बात की थी कि एडॉप्ट हेरिटेज प्रोग्राम में कोई भी सरकारी निकाय हो गया या फिर प्राइवेट निकाय हो गया या फिर कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी हेरिटेज साइट को, धरोहर या फिर विरासत स्थल को गोद ले सकता है। और चूंकि अगर आप उसको गोद लेते हैं तो आपको क्या कहा जाएगा? स्मारक पुत्र कहा जाएगा। अब आपको बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। चलिए हमें बताते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट कोड। करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा ए सही है, 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। तीसरा क्या गलत है भैया? स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग। यहाँ पे बात कहा जा रहा है कि मॉन्यूमेंट मित्र कहा जाता है, इज अ नेम गिवन टू दोज अडॉप्टिंग अ हेरिटेज साइट फॉर डेवलपिंग एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज अंडर अडॉप्ट हेरिटेज प्रोग्राम। कहा गया है कि स्मारक मित्र नाम दिया गया है। हमने वहाँ पे क्या कहा था? स्मारक पुत्र कहा था। तो स्मारक पुत्र और स्मारक मित्र में तो अंतर है ही। तो यह नाम क्या दिया गया है? स्मारक मित्र। अगर कोई भी व्यक्ति या सरकारी निकाय या फिर स्टेट गवर्नमेंट की निकाय किसी भी हेरिटेज को जो है मतलब अडॉप्ट करती है कोई भी, तो उनको क्या कहा जाएगा? स्मारक मित्र कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट टूरिज्म इंडिया? भारत में अब टूरिज्म के बारे में, पर्यटन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहला स्टेटमेंट है कि विशेष पर्यटन क्षेत्र मतलब स्पेशल टूरिज्म जोन, ये एक चीज़ बनाई गई है और यह राज्यों के साथ साझेदारी में विशेष उद्देश्य वाहन, स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है ये शुरू किए जा रहे हैं। इनमें साझेदारी किसकी है? राज्य की। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में दीजिए। दूसरा है दिसंबर 2018 तक 192 देशों के नागरिकों को ई वीज़ा की सुविधा दी गई है। किस लिए ई वीज़ा यहाँ पे दिया जा रहा है? यहाँ पे क्वेश्चन में ये है कि टूरिज्म के लिए। तो भारत में मतलब 192 देशों के लोगों के लिए ये ई वीज़ा प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा आपको मिल जाएगा। अब ई वीज़ा की जो उप श्रेणियाँ हैं, अब ई वीज़ा में कई सारे छोटे छोटे कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज हैं। इसमें ई टूरिस्ट वीज़ा है, ई मेडिकल वीज़ा है, ई बिजनेस वीज़ा है, ई मेडिकल अटेंडेंट वीज़ा है या फिर ई कॉन्फ्रेंस वीज़ा है। अब इन तीन कथनों में आपको बताना है कि सही कौन सा है। सही की हम बात करें तो ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन बी है। बी क्या है? 1 और 3। इसका मतलब कि 2 गलत है। 2 के बारे में क्या गलत है आप देख लीजिए। स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। कहा गया है कि दिसंबर 2018 तक ई वीज़ा की जो फैसिलिटी है वो सिर्फ 167 कंट्रीज़ को दी गई है, 167 देशों के लोगों को दी गई है। हमने वहाँ पे बात कितने की थी? 192 की। 192 क्या है? 192 हमारा गलत हो गया। सही क्या है? 167 कंट्रीज ओनली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट? भारत में भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि भाई यह एक स्वायत्त निकाय है, मतलब कि ऑटोनोमस बॉडी है। किसके अंतर्गत? पर्यटन मंत्रालय के तहत, इंडियन जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत। अब इसका दूसरा कथन है कि इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तीसरा क्या है? इसके जो केंद्र हैं ये भुवनेश्वर, नेल्लोर, नोएडा और गोवा में है। चौथा है कि यह यात्रा और पर्यटन उद्योग के लिए विशेष प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करता है। ठीक है, अब आपको बताना है कौन सा करेक्ट कोड है। मैं यहीं आपको बताता हूँ। करेक्ट कोड है, करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी। सी मतलब 1 और 3। इसका मतलब कि 2 गलत है। 2 क्यों गलत है? स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। कहा गया कि भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय ग्वालियर में है, तो ग्वालियर सही आंसर हुआ। और हमने यहाँ पे क्या कहा था कि यहाँ पे क्या है? नई दिल्ली में है।
तो नई दिल्ली ना होकर के कहाँ होना चाहिए, यह होना चाहिए ग्वालियर में। क्वेश्चन नंबर 48 हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट टूरिज्म इन इंडिया। भारत में टूरिज्म के बारे में ही कौन सा कथन सही है। नंबर 1 है स्वदेश दर्शन स्कीम इज अबाउट डेवलपिंग थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किल्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हाई टूरिस्ट वैल्यू, कॉम्पिटिटिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी। अब एक स्वदेश दर्शन योजना शुरू की गई है। यह क्या करेगी, उच्च पर्यटन मूल्य प्रतिशत और उसमें प्रतिस्पर्धात्मक मतलब कि कंपटीशन बेस्ड और स्थिरता के सिद्धांत पर यह आधारित होगी और यह पर्यटन मंडलों को विकसित इसके द्वारा किया जाएगा। छोटे छोटे पर्यटन मंडल बनाए जाएंगे। दूसरा है प्रसाद योजना के तहत विकास के लिए धार्मिक महत्व के 50 स्थलों की पहचान की गई है। ठीक है, कहा जा रहा है कि प्रसाद एक स्कीम है जिसमें कि 50 साइट्स ऑफ रिलीजियस सिग्निफिकेंस इनको चुना गया है कि उनका विकास किया जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है भारत की यात्रा के प्रत्येक चरण में यात्रियों का आकलन करने के लिए इनक्रेडिबल इंडिया मोबाइल ऐप को सुविधाओं से लैस किया गया है कि भाई अगर कोई भी विदेशी भारत में आता है और यहाँ पे घूमना चाहता है तो एक नॉर्मल प्ले स्टोर से इनक्रेडिबल इंडिया मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकता है और उसको करने के बाद से उसको जितनी भी फीचर्स हैं कि कौन सी जगह घूमने लायक है, कैसे कैसे जाएंगे, सारी चीज़ें उसको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। सेलेक्ट द करेक्ट कोड, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा सही है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। सी क्या कहता है, 1 और 3 सही है, इसका मतलब कि 2 जो है वो हमारा गलत है। स्टेटमेंट 2 में हम देखेंगे क्या गलत है। कह रहा है कि अंडर प्रसाद स्कीम मतलब कि प्रसाद योजना के तहत सिर्फ 25 धार्मिक महत्व के स्थलों को चुना गया है। हमने क्वेश्चन में क्या कहा था, वहाँ पे कहा था 50, यहाँ पे सिर्फ 25 ही हैं। हम 49 देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट टूरिज्म इन इंडिया। भारत में टूरिज्म के बारे में कौन सा कथन सही है पर्यटन के बारे में। नंबर 1 स्टेटमेंट है हमारा, एक स्वच्छ पर्यटन मोबाइल ऐप है। यह एक इनिशिएटिव है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का, पर्यटन मंत्रालय का, और इसमें जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी उसमें 25 आदर्श स्मारक मॉन्यूमेंट्स के बारे में उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। दूसरा है पर्यटन मंत्रालय में स्वच्छ भारत मिशन की परियोजना निगरानी इकाई द्वारा इसकी निगरानी की जाती है। मतलब कि इट इज़ मॉनिटर्ड बाय प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट, कि जितना भी प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट है उसके द्वारा स्वच्छ भारत मिशन जो है, स्वच्छ भारत मिशन का जो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के तहत, उसके द्वारा इसकी निगरानी की जाती है। और यह ऐप केवल एंड्रॉयड पर उपलब्ध है। कौन सा ऐप, स्वच्छ पर्यटन मोबाइल ऐप। अब आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। सेलेक्ट द करेक्ट कोड। करेक्ट ऑप्शन हमारा ए सही है। ए मतलब ए में जो है 1 और 2 सही है, 3 गलत है। अब देखिए स्वच्छ पर्यटन मोबाइल ऐप जो है पहले खाली एंड्रॉयड पे अवेलेबल था, अब आपके पास विंडोज़ फ़ोन है या आईफोन है, तीनों पे आप जो है आप इसको अच्छी तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। किसकी बात करें, स्वच्छ पर्यटन मोबाइल ऐप। मतलब कि अगर कोई भी पर्यटन स्थल है वहाँ की स्वच्छता को कैसे मेंटेन करना है उससे संबंधित ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन इन इंडिया। भारत में स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी और कार्यक्रम को कैसे लागू किया जाए, इसके संबंध में कौन सा बात सही है, कौन सा कथन सही है। नंबर 1 स्टेटमेंट देखेंगे कि भारत में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन जो है वो वित्त मंत्रालय के तहत आता है। देखिए यहाँ पे किसकी बात करिए, सांख्यिकी की, और दूसरा कार्यक्रम की, कि उसका एग्जीक्यूशन कैसे किया जाए, उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, किसके अंतर्गत आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंतर्गत। स्टेटमेंट सही है नहीं है, विचार कीजिए। दूसरा हम देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है इसकी एक अलग से मिनिस्ट्री है। यह एक स्वतंत्र मंत्रालय है, किसी के अधीन नहीं है, और 1999 में यह स्थापित हुआ था। तीसरा हम देखते हैं कि एनएसओ जो है का अर्थ नोडल स्टैटिस्टिक, और देखिए एनएसओ का अर्थ जो है वो क्या है, नोडल स्टैटिस्टिक ऑफिस है, और सीएसओ का जो है अर्थ सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस है। अब आप ये बताइए कि इसमें से कौन सा सही है। मतलब ये जस्ट एक्रोनिम्स नॉर्मल है, एब्रीविएशन आपको बताना है। फिर कह रहा है कि NSSO, इसका मतलब हुआ कि N फॉर नेशनल, S फॉर सैंपल सर्वे ऑफिस। अब इन चारों स्टेटमेंट को बिल्कुल ध्यान से देखिए और आप बताइए कि कौन सा सही है।
देखिए सेलेक्ट द करेक्ट कोड, करेक्ट ऑप्शन बी है हमारा, मतलब सिर्फ 3 ही सही है, मतलब कि 1 और 2 को गलत होना है। गलत वालों को हम देख लेते हैं, सही क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है कि स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है भारत का, वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत ही आता है। हमने वहाँ पे किसकी बात की थी? मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस की बात की थी। तो फिनांस के अंदर ना आकर क्या किसके अंदर आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नेशनल स्टैटिस्टिकल मिशन? भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। दूसरा कथन है कि इसका गठन जो है रंगराजन आयोग की सिफारिश पर किया गया था, जिसने सांख्यिकी प्रणाली की समीक्षा की थी। तीसरा कथन क्या है? भारत के प्रमुख सांख्यिकविद, मतलब कि चीफ स्टैटिस्टिशियन जो हैं भारत के, वो ही इस कमीशन के सचिव होते हैं। एंड ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और मतलब भारत सरकार के भी वो सचिव होते हैं। किस में? जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है उसमें भी। तो हमें इसमें बताना है कि करेक्ट कोड कौन सा है। सेलेक्ट द करेक्ट कोड। करेक्ट ऑप्शन हमारा ए है। ए मतलब 1 2 3 तीनों ही बातें यहाँ पे सही हैं। जब तीनों बातें सही हैं, कुछ भी यहाँ पे डिस्कस करने के लिए बचता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस? भारत में सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस मतलब कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के बारे में सही कौन सा है? पहला है कि कंपाइलेशन ऑफ नेशनल अकाउंट इज वन ऑफ इट्स फंक्शन, कि भारत का जो भी राष्ट्रीय खाता है उसका संकलन करना अपना सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस का काम है। दूसरा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट स्टैटिस्टिक इज वन ऑफ इट्स फंक्शन, कि सीएसओ का एक काम यह भी है कि भारत के जो भी मानव विकास के आंकड़े हैं उसके बारे में यह मतलब गणनाएं करें। तीसरा क्या है कि जेंडर स्टैटिस्टिक इज नाउ अ फंक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट। यहाँ पे लिंग सांख्यिकी की बात की जा रही है। अब यहाँ पे सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस के बारे में हमने यहाँ पे शुरुआत की थी। यहाँ पे कहा जा रहा है लिंग सांख्यिकी जो है वो महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है या उसका एक कार्य है। चौथा हम देखेंगे कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI, या फिर इंग्लिश में कहें तो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइजेस इंडिसेस, ये जो है 2010 और 2012 पे आधारित होता है और इसी से हमारा वार्षिक इन्फ्लेशन रेट या वार्षिक महंगाई दर तय किया जाता है। और यह भी काम किसका है? सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस का ही यह कार्य है। चलिए तो हम आपको इसका करेक्ट कोड दिखाते हैं कि सेलेक्ट द करेक्ट कोड। करेक्ट कोड हमारा क्या होगा? इसमें आप देखिए कि तीसरा गलत है, मतलब कि जब तीसरा गलत होगा तो करेक्ट कोड हमारा 1 और 2, मतलब कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। क्या होगा? ए। तो जब ए ये जब होगा तो इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग। 3 जो है जेंडर स्टैटिस्टिक जो है वो CSO का ही एक फंक्शन है। वहाँ पे कहा क्या गया था कि जो है जेंडर स्टैटिस्टिक जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट का कार्य है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये उनका कार्य नहीं है। फिर हम देखेंगे ये कार्य किसका है? ये कार्य है हमारे CSO का ही, लिंग सांख्यिक केंद्रीय सांख्यिक कार्यालय का ही एक कार्य है। राइट। अब देखिए, अब जब इसके कार्य की बात हो गई है तो हमें बिल्कुल ही एक अच्छे तरह से जानकारी होनी चाहिए कि अब ये केंद्रीय सांख्यिक कार्यालय के कार्य कौन कौन से हैं। चलिए इस पर एक नज़र डालते चलिए। सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं है ये, इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। पहला कार्य है इसका कि जो भी राष्ट्रीय खाता है उसका संकलन करना। दूसरा क्या है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक या फिर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसको बनाना। तीसरा है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, चाहे वो शहरी हो या ग्रामीण हो, दोनों का कंबाइंड रूप से CPI जिसको हम कहते हैं उससे संबंधित उसको बनाना। तीसरा है ह्यूमन डेवलपमेंट स्टैटिस्टिक, मानव विकास के आंकड़े। चौथा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिंग संबंधी आंकड़े, ये भी यही बनाता है। कौन बनाता है? केंद्रीय सांख्यिक कार्यालय। उसके अलावा प्रसार ऊर्जा सांख्यिकी, ठीक है। उसके अलावा सोशल एंड इन्वायरमेंट स्टैटिस्टिक, सामाजिक और पर्यावरण के आंकड़े। उसके अलावा राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण की तैयारी, प्रिपेयरिंग द नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन। तो ये सारा काम किसका है? केंद्रीय सांख्यिक कार्यालय का ही कार्य है। फिर हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में
कौन सा कथन सही है? अब उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण की बात की जा रही है। ध्यान दीजिए कि स्टेटमेंट 1 है, इट इज़ द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक इन इंडिया। भारत में जो भी औद्योगिक आंकड़े आएंगे उसका एकमात्र स्रोत जो है वो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज या फिर उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण ही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इसके अंतर्गत जितनी भी फैक्ट्रीज हमारे सेक्शन 2M1 और 2M2 के अंतर्गत जो भी फैक्ट्री अधिनियम 1948 के तहत जो भी रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज हैं इसके अंतर्गत सारी आ जाती हैं। तीसरा हम देखेंगे कि रेलवे के वर्कशॉप, सरकारी टकसालें और ये सारी चीज़ें हैं वो ASI के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, मतलब कि एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ के ही अंतर्गत आती हैं। सेलेक्ट द करेक्ट कोड। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन हमारा A है। अब A में क्या है? 1 और 2 जो है वो सही है। देखिए यहाँ पे, इसका मतलब 3 गलत है। 3 क्या गलत है देख लीजिए। स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग। अब इसमें है, देखिए स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग। इसमें क्या है? डिफेंस के जो स्टेब्लिशमेंट हैं उसमें ऑयल स्टोरेज, डिफेंस स्टेब्लिशमेंट, ऑयल स्टोरेज या फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट यूनिट, ये चाहे आप रेलवे वर्कशॉप कहें, गवर्नमेंट के जो टकसालें हैं जहाँ पे हमारे सिक्के ढाले जाते हैं वो हो गया, सैनिटरी, हेल्थ, वाटर सप्लाई, गैस स्टोरेज, ये सारी जो चीज़ें एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत आती हैं। सैनिटरी यहाँ पे स्वच्छता होगी। ठीक है, तो स्टेटमेंट 3 रॉन्ग है। ये इसमें क्या था? 3 में रेलवे वर्कशॉप, सरकारी टकसालें ASI के अधिकार क्षेत्र में हैं। यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट मिंट्स की बात की जा रही है और वर्कशॉप की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफेंस से रिलेटेड है, रेलवे वर्कशॉप और गवर्नमेंट मिंट्स वगैरह हैं इसके अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 54 हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्राइस डेटा कलेक्शन। प्राइस डेटा कलेक्शन के बारे में कौन सा कथन सही है? नंबर 1 स्टेटमेंट अब देखेंगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है हमारा अर्बन शहरी जो है वो शहरी आबादी के लिए खुदरा मूल्य और वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य स्तर में समय के साथ परिवर्तन के उपाय को बताता है। ठीक है, और इसका बेस ईयर जो है वो 2011 का है। 2011 के ही हिसाब से CPI शहरी मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अर्बन को निकाला जाता है। दूसरा हम देखेंगे कि थोक मूल्य सूचकांक निवर्तमान मतलब कि होलसेल प्राइस इंडेक्स आउटगोइंग, ये जो है ये भारत में जो भी इन्फ्लेशन आता है, भारत में मुद्रास्फीति होती है, महंगाई होती है, उसको नापता है और राजकोषीय और मौद्रिक परिवर्तन और काफ़ी हद पर इससे निर्भर करते हैं। मतलब कि फिस्कल और मॉनिटरी जो चेंजेस हैं वो इस पर डिपेंडेंट होते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स पे। तीसरा हम जानते हैं कि ग्रामीण खुदरा मूल्य मतलब कि रूरल रिटेल प्राइस कलेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसके संबंधित है? कृषि श्रम और ग्रामीण श्रम से संबंधित जो भी CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उससे संबंधित है। अब इसके बुलेटिन को ग्रामीण भारत में मूल्य और मेहनताना कहा जाता है, मतलब कि प्राइस एंड वेजेस इन रूरल इंडिया। राइट, अब हम देखेंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सेलेक्ट द करेक्ट कोड। करेक्ट ऑप्शन हमारा B है। B में 2 और 3 हो गया। राइट, 1 इसका मतलब जो है हमारा गलत हो गया। 1 देखिए क्या है, स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। 1 कहता है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अर्बन, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक शहरी आबादी के लिए खुदरा मूल्य और वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य स्तर में समय के साथ परिवर्तन के उपाय को बताता है। अब इसका बेस ईयर हमने वहाँ पे क्या लिखा था? 2011 लिखा था, लेकिन इसका बेस ईयर है 2012 इज इक्वल टू 100। अब संग्रह देश भर में 310 कस्बों से प्रति 178 कोटेशन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट 20 पॉइंट प्रोग्राम। अब भारत में एक 20 सूत्री कार्यक्रम है, उसके बारे में कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है कि भाई इसकी शुरुआत 1976 में की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट है कि हाल ही में 2006 में इसको फिर से पुनर्गठित किया गया था, रिस्ट्रक्चर किया गया था। तीसरा क्या है कि इसकी जो अभी मौजूदा संरचना है, हालिया संरचना है, वो गरीबी उन्मूलन पर आधारित है। मतलब कि इसका मेन काम जो है वो पॉवर्टी इरेडिकेशन का है, और जब गरीबी खत्म होगी तो देश के गरीबों और वंचितों के जीवन में गुणवत्ता को सुधार करना है, क्वालिटी चेंज लाना है। चौथा हम देखते हैं कि इसमें 20 सूत्र और 66 विषय हैं, 20 सूत्र, 20 पॉइंट्स एंड 66 आइटम्स।
हम देखेंगे कि करेक्ट कोड क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट कोड। तो करेक्ट कोड है हमारा सी मतलब 2 और 3, इसका मतलब कि 1 जो है हमारा गलत हो गया। 1 हम देखेंगे, स्टेटमेंट 1 इज़ रॉन्ग। 20 पॉइंट प्रोग्राम जो है वो 1975 में शुरू किया गया था। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये 1976 में शुरू किया गया था, तो ये यहीं से आपका गलत हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए कि इसको रीस्ट्रक्चर जो है 1982 में, 1986 में और 2006 में किया गया था। तो ये बात जो दूसरा वाला स्टेटमेंट था वो तो सही हो गया। द प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं? गरीबी हो गया, रोजगार, शिक्षा, आवास, कृषि, पेयजल, वनीकरण, पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों की ऊर्जा, समाज के जितने भी कमज़ोर वर्ग हैं उनका कल्याण, या फिर सामाजिक आर्थिक अपेक्षाओं जो है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट 20 पॉइंट प्रोग्राम। फिर से 20 पॉइंट प्रोग्राम्स की ही बात की जा रही है, TPP 2006 की, राइट। अब TPP 2006 के बारे में कौन सा कथन सही है, हम देखेंगे कि पहला कथन जो है, जो MG नरेगा, हम सभी जानते हैं मनरेगा इसको कहा जाता है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, या फिर इंग्लिश में कहें तो MG नरेगा हो गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये जो है 20 सूत्री कार्यक्रम TPP 2006 के तहत ही ये है, मतलब इसी के अंतर्गत आता है। दूसरा हम ऑप्शन देखते हैं, TPP 2006 20 पॉइंट प्रोग्राम 2006 के तहत कार्यक्रमों और योजनाओं की निगरानी, मतलब भाई इससे रिलेटेड जो भी कार्य हो रहे हैं MG नरेगा, अब उसको चेक कौन करेगा, उसकी देखभाल और या फिर ये सारी चीज़ें कौन करेगा कि भाई उसमें कहीं से करप्शन ये सारी चीज़ें न हो, तो इसको केंद्रीय सतर्कता आयोग करता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। फिर हम देखेंगे कि TPP 2006 के तहत कार्यक्रमों और योजनाओं की निगरानी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा की जाती है। दूसरा और तीसरा एक दूसरे के अपोजिट हैं, कॉन्ट्ररी हैं। तो आप देख लीजिए कि इसमें से सही कौन सा होगा, मतलब कि 2 और 3 तो एक साथ हो नहीं सकते हैं। तो देखिए कि सेलेक्ट द करेक्ट कोड, करेक्ट ऑप्शन हमारा 1 और 3 हो गया, मतलब 2 हमने काट दिया, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। क्या है कि देखिए कि 2 क्या है कि इसको CVC जो है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये मॉनिटर नहीं करता है। तो कौन मॉनिटर करता है? जो तीसरा ऑप्शन था कि इसकी निगरानी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसको मॉनिटर करता है। अब ये जो मॉनिटरिंग होती है वो हर एक साल के जो स्टेट के परफॉर्मेंस रिपोर्ट हैं उसके ऊपर आधारित होती है, या फिर चाहे वो यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन के हों या मिनिस्ट्री हों, वो लोग अपना परफॉर्मेंस रिपोर्ट देंगे और उसके आधार पे ये निर्धारित की जाएगी। अब मिनिस्ट्री हैज़ डेवलप्ड द वेब बेस्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसी मिनिस्ट्री ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, उसने इसको बिल्कुल ही ऑनलाइन कर दिया गया है ताकि जल्दी से जल्दी इसका डेटा कलेक्शन हो सके और जो भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल नोडल मिनिस्ट्रीज़ हैं उनसे डेटा कलेक्ट करके और इसको जारी करके उनको इसके बारे में आगे बताया जा सके कि कैसे इसको सुधारना है। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। यहाँ पे बात की जा रही है कि भारत के सांसद जो हैं वो अपने स्थानीय क्षेत्रों के विकास करेंगे। इससे संबंधित एक योजना आई थी हाल ही में इस मौजूदा सरकार के अंतर्गत। अब इसके बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है इट वॉज लॉन्च इन 1993 में इसको शुरू किया गया था। अभी मैंने आपको कहा कि हाल ही में आई थी, अब आप इसको विचार करना है कि सही है गलत है। दूसरा देखिए, यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत आता है, ठीक है, मतलब कि ये भी हमारा स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत आएगा। इसको दिमाग में रखिए कि सही है गलत है। तीसरा है कि जो सांसद के नाम से ही है कि इसमें है कि संसद के जो सदस्य होंगे वो स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के बारे में ये काम करेंगे। तो सांसदों की इसमें जो भूमिका होगी वो सिर्फ विकास प्रकृति के काम की सिफारिश करने की होगी। चौथा हम देखेंगे कि निर्धारित समय में अनुशंसित कार्यों को सैंक्शन करने और उसका एग्जीक्यूशन करने। भाई काम तो पहले सबसे पहले जारी कीजिए, फिर उसको पूरा कीजिए और लास्ट में मतलब सारी चीज़ें
इसको ख़त्म कीजिए और ख़त्म करने के बाद से एक स्टिपुलेटेड टाइम, एक निश्चित समय के अंतराल के तहत ही ये होना चाहिए। करेक्ट कोड आपको बताना है कौन सा सही है। करेक्ट कोड हमारा डी है, सभी इसमें से सही है। अब थोड़ा सा इसके बारे में आप जान लीजिए कि जो भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, एमपी होंगे, उसके अंतर्गत लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम जो होगी ये 1993 में शुरू की गई थी और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत। ये दिमाग में बात मत रखिए कि इसको हाल में शुरू किया गया है, लेकिन 1994 में इसको ट्रांसफ़र के मतलब शुरू हुई थी ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत, लेकिन बाद में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इन इंडिया। भारत में जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य, इसके संबंध में कौन सा, भारत में वाणिज्य विभाग के बारे में कौन सा कथन सही है। तो अब हम चलेंगे, पहले स्टेटमेंट को देखेंगे। इट्स अ मैंडेट इज रेगुलेटिंग डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स, कि भारत में जो भी इंटरनेशनल ट्रेड या फिर वाणिज्य होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य होता है, उसके बारे में उसका विकास और ये सारी चीज़ों को देखने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो है इसका यही काम है। सेकंड स्टेटमेंट हम देखते हैं कि यह विदेश मंत्रालय के अधीन आता है। अभी देखिए यहाँ पे बात क्या आ गई थी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे है तो आपको स्टेटमेंट 2 सही लग रहा होगा कि विदेश मंत्रालय के अधीन आएगा। सोचिए कि ये सही है नहीं गलत है। फिर हम तीसरा देखें कि यह विदेश मंत्रालय के तहत विदेश व्यापार नीति FTP को तैयार, लागू और मॉनिटर करता है, कि भाई जो भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है हमारी उसको यह लागू करता है। तो अब हम चलेंगे इसके करेक्ट कोड्स को देखेंगे कि कौन सा कोड इसका करेक्ट है। देखिए स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, इसमें 2 और 3 हमारे गलत हैं। 2 और 3 अगर गलत हो गए तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा बी होगा, ओनली बी, राइट। तो अगर ये बी हो गया, अब हम डिस्कस करेंगे कि स्टेटमेंट 2 क्यों गलत है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के अंतर्गत नहीं आता है। किसके अंतर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के तहत ये आता है। वहाँ पे आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देख के मत सोचिए कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के अंतर्गत आएगा, यह आएगा मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के अंतर्गत। स्टेटमेंट 3 हम देखते हैं कि इसका कार्य जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना और उसको मॉनिटर करना, ये सारे काम है। और यह काम यह किसके अंतर्गत करता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के अंतर्गत, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के अंतर्गत। तो इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेड बैलेंस इन इंडिया। भारत में व्यापार और व्यापार संतुलन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। एक एक करके बहुत ही, चूंकि इसमें डेटाज हैं, बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखिएगा, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर पाएंगे, नहीं तो आपसे एक भी छोटा डिटेल छूटा तो मतलब ये खत्म हो जाएगा। नंबर 1 हम देखते हैं कि अप्रैल-मार्च 2018-19 में भारत का माल निर्यात, जो इंडिया का जो भी मर्केंडाइज एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट का मतलब कि हमारे देश से जो दूसरे देशों में भेजा गया, वो लगभग 331.02 अरब अमेरिकी डॉलर का था, या 331.02 बिलियन US डॉलर। फिर दूसरा हम देखेंगे कि अप्रैल-मार्च 2018-19 में आयात का भारत का संचयी मूल्य, मतलब कि इंडियाज कॉम्युलेटिव वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। अब इंपोर्ट कहने का मतलब कि भारत में आयात कहने से सीधी बात समझिए, भारत में कुछ आया तो वो आयात है या फिर इंपोर्ट है। इसका कुल मूल्य 507.44 था, 507.44 अरब अमेरिकी डॉलर। अब हम जाएंगे कि इसी अवधि के लिए अब जब कुल व्यापार घाटा होगा, तो कुल व्यापार घाटा हम किसको कहते हैं, कुल निर्यात घटाओ कुल आयात, मतलब कि टोटल एक्सपोर्ट जितना भेजा है उसमें से कुल आयात को आप घटा दीजिए, तो कुल निर्यात जो है वो हमारा कितना था, 331.02 का था, जबकि कुल आयात 507.44 का था। तो इस तरह से ये हमारा नेगेटिव हो गया। ये कितना हुआ, 176.42 अरब अमेरिकी डॉलर है, जो भारत के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। ठीक है, तो ये जो आपको बताना है कि कुल निर्यात घटाओ कुल आयात, क्या यह सही है, ये स्टेटमेंट तीसरा है। अब देखिए
अब हम चलेंगे कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। सेलेक्ट द करेक्ट कोड। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए का मतलब 1 और 2, इसका मतलब तीसरा गलत है। जो अभी मैं आपको डिस्कस कर रहा था वही गलत है। तो इसमें क्या है कि कुल निर्यात घटाओ कुल आयात नहीं होगा, कुल आयात। भारत में कुल जो इंपोर्ट है, टोटल इंपोर्ट, राइट, माइनस टोटल एक्सपोर्ट को जब आप घटाते हैं तभी जाकर के हमको मिलता है कि टोटल ट्रेड डेफिसिट या कुल व्यापार घाटा। तो बिल्कुल ही आप देख लीजिए कि 507.44 अरब अमेरिकी डॉलर का हमने टोटल इंपोर्ट अपने यहाँ पे मंगाया था, लेकिन जो दूसरे देशों में भेजा था वो सिर्फ 331.02 अरब अमेरिकी डॉलर का था। मतलब कि हम मंगा ज़्यादा रहे हैं, अपने यहाँ से भेज कम रहे हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या होगा, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसका मतलब कि हमारे देश में जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही कम हो रहा है और उसी की वजह से हम दूसरी जगहों पे उसको भेज कम पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हम आज के लिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। अब इंडिया में फॉरेन ट्रेड के बारे में कौन से कथन सही हैं, ठीक है, भारत में विदेशी व्यापार के बारे में। बिल्कुल ध्यान से इसको भी देखना है। FTP 2015 and 2020 provides a framework for increasing imports of goods and services। अब जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है 2015 से लेकर 2020 तक की, वो वस्तुओं और सेवाओं के आयात को बढ़ाने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। आयात मैंने आपको क्या कहा था, इंपोर्ट्स। कुछ कोई चीज़ आपके यहाँ आई है तो वो आयात है, इसी से आपको समझ जाना है। फिर दूसरा हम देखते हैं कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-2020 के तहत एक पहल है। अब इसके बारे में सोचिए सही है नहीं है। तीसरा हम देखते हैं कि FTP 2015-2020 के तहत 2 नई योजनाएं, भारत योजना से माल निर्यात और भारत योजना से सेवा निर्यात है। अब देखिए कहा जा रहा है कि FTP 2015-2020 के अंतर्गत 2 नई स्कीम्स हैं। पहली स्कीम है कि भाई मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम और दूसरा है सर्विसेज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम। मतलब कि इस जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 का मुख्य काम जो तीसरा कह रहा है वो ये है कि जो भी माल है उसको आप विदेशों में भेजिए, दूसरा जो भी सेवाएं हैं उसको भी विदेशों में भेजिए। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। सेलेक्ट द करेक्ट कोड, आप खुद देख लीजिए। करेक्ट कोड है हमारा बी का मतलब हुआ कि हमारा 2 और 3 सही है, मतलब कि 1 हमारा गलत हो गया। अब 1 क्या गलत है, देखिए स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। 1 का है FTP 2015-2020 फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। यह कहती है कि वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है, ठीक है। हम यहाँ पे अपने यहाँ से भेजने की बातों को कर रहे हैं। मतलब कि FTP किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी तो इसी पे काम करेगी ना कि कितना ज़्यादा हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन हो और उस प्रोडक्शन को हम विदेशों में कितना ज़्यादा भेज पाएँ। आ रही है, ठीक है, उसको भी हमको रेगुलेट करना है, लेकिन मुख्य काम है कि हमको एक्सपोर्ट्स पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट्स जो है ये वाली मेन चीज़ है वो, और ये किससे संबंधित, गुड्स को भी भेजना है और सर्विसेज को भी भेजना है। जैसे भारत, चाइना, अमेरिका और कई सारे देशों को अपनी सर्विसेज जो है वो बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हुआ। बी में 2 और 3 सही हुआ। तो आपने देखा कि ये लगभग हमारे 21 से लेकर 60 क्वेश्चंस थे। इस तरह से टोटल 400 क्वेश्चंस हैं। पूरा इंडिया ईयर बुक आपको कवर किया जाएगा सिर्फ इसी चैनल पे, और आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को देखते रहिए। बाकी सारी चीज़ें इसको ज्वाइन कीजिए। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा है। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स, जय हिंद।